अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू स्टोरी वेली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे फ़िज़ा रोशनी एक दूसरे के आमने सामने। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी कहती है, ये क्या बदतमीज़ी है, बॉस है तुम्हारी और तुम किस लहजे में इनसे बात कर रही हो, तुम क्यों कह रही हो इन्हें। तो फ़िज़ा हैरान थी। तब उसको अपनी सेक्रेटरी को कहती है, रोशनी तुम ज़रा बाहर जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ, फिर तुम्हें बुलाती हूँ, गो नाउ। वो अपनी सेक्रेटरी के सामने कुछ कहना नहीं चाहती, इसलिए उन्हें उसे बाहर भेज देती है। तब फिज़ा जैसे ही सेक्रेटरी बाहर जाती है वो सामने आ जाती, कहती तो तुम यहाँ की बॉस हो, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा तमीज़ से। तमीज़ वो कौन है। जब वो ये कहती है तो उसके पास ही बैठी विनीता हंसते हुए कहती है, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। मुझे हंसी आनी चाहिए, रोना आना चाहिए। सीरियसली आप 12वीं फेल हैं। हाँ, तो मैंने तुम्हारी दी से तो कह दिया था मैं 12वीं फेल हूँ, इसमें शर्मिंदा वाली कोई बात ही नहीं। मुझे पढ़ने का शौक नहीं था, इसलिए फेल हो रही थी 2 साल तक। वाह, आपको पता है दी कितनी पढ़ी लिखी है। हाँ, जिस ओहदे पे वो खड़ी है उससे तो यही लग रहा है कि मुझसे बेटर से बेटर है तुम्हारी दी। वैसे एक बात है साली साहिबा, फ़िलहाल तो तुम एक साइड पे हो जाओ, मुझे बात करने दो। तुम यहाँ की बॉस हो, एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें क्या लगता है और मैं क्या हूँ। और बिल्कुल एटीट्यूड के साथ उस कुर्सी में बैठती तो कहती, हाय जचता है तुम्हें बॉस गिरी यार, बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। वैसे फ़िज़ा कुछ और कहने वाली थी फ़िज़ा कुछ और कहने वाली थी तो कवल और नीलम उसके साइड में आके कहते हैं, तो चुप रहेगी, फ़िलहाल तो ये चुप रहना ही तेरे लिए बेटर है। अरे नहीं, मेरी बीवी मेरी वाइफी इतनी बड़ी पोस्ट पर है, वो भी सीईओ की पोस्ट पर है। वाह क्या बात है। लेकिन शायद तुम थोड़ा गौर से सुनोगी, सीईओ के ना साइड में जो नाम लिखा है, साइड में नहीं ऊपर जो नाम लिखा है उसे पढ़ लो। फिर अच्छा, रोशनी गरेवाल। ओके, रोशनी गरेवाल, रोशनी गरेवाल, ओप्स, रोशनी गरेवाल। ओके, तो रोशनी गरेवाल मैम, मैं आपकी यहाँ पर काम करती हूँ। अच्छा, अब तुम यहाँ पर काम करोगी और घर पे कम में और यहाँ पर ज़्यादा टॉर्चर करने वाली हो मुझे। नहीं, मैं क्यों टॉर्चर करूँगी आपको। हाँ सही कहा तुमने, तुम मुझे कहाँ टॉर्चर करोगी, मैं तुम्हें टॉर्चर कर सकती हूँ। इससे पहले कुछ कहती तो फिज़ा कहती, रुको मुझे कुछ कहना है, मुझे नहीं सुनना, बट इम्पोर्टेंट है मेरे बारे में, मुझे नहीं सुनना। और वैसे भी मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी और तुम्हें सुनने की बात कह रही हो। देखो, मैं झूठ पे बिहाफ पर रिश्ता कायम नहीं कर सकती। कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानती मेरे बारे में, मैं वो कहना चाहती हूँ। इतना काफ़ी है मेरे लिए, तुम फ़िज़ा हो, 12वीं फेल हो और मेरे यहाँ पर पियून हो, इतना काफ़ी है। अब मैं तुमसे वो काम करवाऊँगी जो मैं नहीं करवाना चाहती थी, अब मैं करवाऊँगी। वो अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाती है अंदर। वो अंदर आती तो कहती, हाँ इससे मेरी गाड़ी की चाबी दो, और हाँ पहला काम इसका ये है कि ये मेरी गाड़ी को वॉश करे, गाड़ी को अच्छी तरह से चमकाए और उस पर एक दाग भी नहीं होना चाहिए। व्हाट, पर मैं यहाँ की पियून हूँ, बाहर की नहीं। एक्सक्यूज़ मी, इस कंपनी की तो हो, वैसे भी अब तुम यहाँ काम करती हो। और हाँ, इसकी शक्ल दोबारा मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए, मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। इसे इतना काम में उलझाओ, इतना काम में उलझाओ कि ये काम करते करते थक जाए और उसकी शक्ल मुझे दिखाई ना दे। मेरे केबिन में तो बिल्कुल भी नहीं, आप गलत कर रही हैं। इससे पहले वो नीलम कुछ कहती तो फ़िज़ा कहती, अरे यार छोड़ ना, बॉस है, बॉस की तरह रहने दो। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ कहना है, अगर यहाँ नहीं तो घर पे कह दूँगी, क्योंकि मैं झूठ पे ब्याह पर रिश्ता कायम नहीं कर सकती। हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बारे में थोड़ा जान चुकी हूँ, थोड़ा और भी जानना बाकी है मेरे लिए, लेकिन मेरे बारे में तुम्हें जानना चाहिए। इसलिए फ़िलहाल तो तुम्हारी गाड़ी को वॉश करती हूँ। ये चाबी लेते हुए वो बाहर चली जाती, क्योंकि चाबी को उसके फेस पर फेंका था रोशनी ने जैसे फेंका था, फ़िज़ा ने वैसे ही खींच किया था और उसे लेकर गुनगुनाते हुए बाहर चली जाती। मेरी बीबी मालकिन है और मैं उनका नौकर, हाय हाय नौकर, हाय हाय, ये गुनगुनाते हुए बाहर चली जाती है। और रोशनी की बहन जब ये गाना सुनती है वो हंसने लगती, कहती दिस नॉट फेयर, तुम अपना काम करो, बैठो यहाँ पे, और आप लोग भी जाके अपना काम कीजिए, आप गलत कर रही हैं। ये कहते हुए दोनों चले जाते हैं वहाँ पर। वो अपने सर पकड़ के बैठ जाती, कहती व्हाट द हेल, अब मैं इसे यहाँ पर टॉर्चर बर्दाश्त करूँ नहीं,
वो मुझे टॉर्चर करे, इससे पहले मैं उसे टॉर्चर करूँगी। और फिर से अपनी सेक्रेटरी को बुलाती है, मैंने तुमसे कहा है वही करो और उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट काम दो यहाँ पर मेरे केबिन के आसपास। लेकिन मैम आपको तो उनकी हाथ की कॉफ़ी पीनी थी, आपने नहीं ऑफर की थी। हाँ गलती हो गई मेरी, अब मुझे उसके हाथ की जहर नहीं पीना, तो बस मैंने जो कहा वो करो, इसे बिज़ी से बिज़ी रखो, जो भी काम हो कोई और ना करे वो करे। क्या मतलब दी दी ये किसका क्या मतलब ये हमारे यहाँ पर कितने ही स्टाफ वर्क हेल्प करने वाले, तो ना गिन के बताते हैं। तो ठीक है, वो कहती है ठीक है, उन सब के ज़्यादा से ज़्यादा काम ये करेगी फ़िज़ा। ओके, बट मैम कोई पर्सनल इशू है क्या, कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने आपसे कोई बदतमीज़ी की है इस भी पर मैंने जो कहा है वो कर सकती है तुम। तो वो वहाँ से चली जाती। लंच टाइम था, लंच टाइम के टाइम पर लंच टाइम के टाइम चल रहा था, तो नीलम और कंवल बाहर आते, जो देखते वो गाड़ी बहुत अच्छी तरह से धो रही थी, तो उसके पास आके कहते ये क्या है, कमीनों खुद तो साफ साफ कह देती ना मेरे नानी की दुश्मन की कंपनी में मैं कहा एक्सक्यूज़ मी, वो तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। हाँ ये तो मुझे पता था, मतलब ये कहना चाहिए था जिससे मैंने शादी की वही इस ऑफिस की बॉस है। मुझे ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड की गला दबाने का दिल कर रहा है इस वक्त, कहाँ मिल सकती है मुझे, उसका क्या कसूर है, वो उस शादी में गई थी, कम से कम बता देना चाहिए था ना उसे वो किसकी शादी में आई है। इससे तो थोड़ा सा हिंट मिलता ना, अच्छा हिंट मिलता तो तुम क्या करती, क्या तुम जो कर रही थी वो रोक देती, क्या तुम जो उससे शादी कर कर आ चुकी हो, क्या तुम वो शादी नहीं करती, नहीं करती, बिल्कुल करती, चाहे मेरी नानी की दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। शी इज़ माई लव, मेरी मोहब्बत है वो, और अपनी मोहब्बत को कौन कम वक्त तकलीफ में देख सकते हैं, मैं तो ना देखूँ। तो फिर बस ये जानना ज़रूरी नहीं। अब ये बता तू अपनी सच्चाई क्यों बताना चाहती है उसे। हाँ देखो, मैं रिश्ते में सच के साथ देना चाहती हूँ, झूठ मुझसे बर्दाश्त होती नहीं है और सच के साथ ही रिश्ता कायम रहता है, और मैं अपनी मोहब्बत को झूठा साबित नहीं कर सकती। कल को वो मुझसे ये वैसे भी मुझसे पूछ रही थी ना कि मैंने उसे मुझे किसने भेजा है, मुझे किसने भेजा है, किस बिजनेस रैगून ने भेजा है, तो मैंने उससे कहा मैं खुद से अपने दिल की रागुनी से वापस आई उसके पास। अब जब उसे पता चलेगा मैं कौन हूँ तो उसे बुरा लगेगा, उसे लगेगा जानबूझ के मैं उसे बर्बाद करने इस कंपनी में, हालांकि ऐसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मैं तो अपने बाप की कंपनी को बर्बाद करने के लिए यहाँ आई थी। उन्हें थोड़ा समझ रही हो ना मेरी बात। तुम अपने गुस्से में, अपने निजी नफरत में तुम कहाँ से कहाँ आ गई तुम्हें नहीं पता है ना फिज़ा, पता है, सब कुछ पता है, बट मैं क्या है ना, मुझे उनसे शुरू से नफरत है। मेरे मॉम के मरने के बाद उन्हें मुझे संभालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं संभाला, उन्होंने अपनी बिज़नेस को संभाला और अपनी दूसरी बीवी के हवाले मुझे कर लिया, ये समझ के कि वो मुझे संभालेंगी। हालांकि उन्हें समझ बिल्कुल सही था कि वो मुझे संभालेगी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था खाला जब सौतेली माँ बन जाती है तो वो खाला नहीं रहती, सौतेली माँ बन जाती है। मतलब ये उन्होंने मुझे बर्बाद करके रख दिया दोनों ने। इससे मैं अपने आप को तोड़ सकती हूँ, लेकिन अपनी नानी की वजह से मैं जुड़ी हुई हूँ। और रही बात आए दिन फेल होना, मैट्रिक में मैं कितनी दफ़ा फेल हुई, 12वीं में मैं कितनी दफ़ा फेल हुई, ये सब मुझे पता है और मैं जानबूझ के करती हूँ, मुझे भी पता है, क्योंकि तुम वो हो जो तुम सब कुछ फतह कर सकती हो। ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ की नवासी हो तुम, मिस्टर ओबरॉय की नवासी, तो वो कुछ भी कर सकती है, ये कंपनी की हज़ारों कंपनी खड़ा कर सकती है, चाहे तो सबसे पहले नंबर 1 की पोजीशन पर आ सकती है, लेकिन तुम अपने गुस्से में ये सब नुकसान कर रही हो अपना। मेरा नुकसान तो खैर नहीं है, मैं आज़ाद पंछी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। देखो मैंने अपनी बीवी की गाड़ी किस कदर चमकाई, मेरा चेहरा भी नज़र आ रहा है इसमें। सीरियसली तुम इस काम के लिए अब यहाँ पर काम करोगे। देखो वो मेरी बॉस है, वो मुझे उसे गुस्सा है मुझ पर, और उस गुस्से को किस तरह निकालेगी वो उसकी मर्जी, राइट। वो मुझे टॉर्चर करने वाली है, अभी से मेरा टॉर्चर पंथी शुरू हो चुकी है। इससे पहले वो कुछ और कहती तो वहाँ पर वो सेक्रेटरी आ जाती, कहती तुम मेरा ये काम हो गया, यस मैम मेरा ये काम हो गया, तो ये फ़ाइल लो, ऊपर के माले में जाओ, ये फ़ाइल दे दो मिस्टर गनिक्स को। गनिक्स ये क्या नाम है, जो कहा है वो करो। और हाँ लिफ्ट ख़राब हो चुकी है, तुम्हें सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, सीढ़ियों से यहाँ से 10 फ्लोर पर। हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या, बाप रे, चलो शुरुआत हो गई मेरी वाइफी की टॉर्चर की मुझ पर। तो तुम टॉर्चर नहीं करोगी, मैं बाद में करूँगी, फ़िलहाल तुम ये काम कर लो, मेरा टाइम आएगा, इतना इंतज़ार कर सकती हूँ। ठीक है जाओ तुम, ऑल द बेस्ट। और खेओ ये क्या करो, जाने लगती है, वो जाती है पूरे हाल
कांपते हुए उस माले पर पहुंचती और मिस्टर गनिक को ये कागजात वगैरह देकर कहती, इनको क्या करना है? वो कहती, रुको, फिर से तुम्हें वापस लेके जाने हैं। तो अच्छा, वो वही बैठी रहती है 5 मिनट तक। तब 5 मिनट बाद वो पायलट से वापस मिलते हैं और फिर से वो लिफ्ट जब जब वो उस केबिन से बाहर आती तो देखती लिफ्ट चल रही है। तो उसे याद आता, उसने कहा था ये लिफ्ट ख़राब है, बंद है। तब वो जो लिफ्ट से बाहर निकल रहा था उससे पूछता, एक्सक्यूज़ मी, ये लिफ्ट ख़राब नहीं था? किसका देने का ये लिफ्ट ख़राब है? लिफ्ट तो सही है। अच्छा, तो उसी बहाने में अंदर लिफ्ट में चली जाती, लेकिन जैसे वो लिफ्ट के अंदर एंटर करती, लिफ्ट चलने से इनकार कर देती है। वो बटन पे बटन प्रेस कर रही थी, तब वहाँ की वॉचमैन आके कहता है, मैम ये लिफ्ट 1 घंटे के लिए बंद हो चुकी है, कोई खराबी की वजह से। खराबी की वजह से तो खैर नहीं हुई है, मेरी वाइफी की गुस्से की वजह से ज़रूर हो गई है। ये कहते हुए वो बाहर निकलती और लिफ्ट की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। वैसे एक बात है, वो खुद से बात कर रही थी, चढ़ने में मौत आती है हमें, चढ़ने में मौत आती है हमें, उतरने में हमें ज़िंदगी मिलती है। ये सीढ़ियों का भी क्या कहना है यारों, चढ़ते हुए मौत के रास्ते नज़र आते हैं, उतरते हुए ज़िंदगी की सांसें नज़र आती है, यही कहावत है। तब एक लड़की कहती, तुम पागल हो? नहीं, अभी तो नहीं हुई हो, आगे होने वाली, क्योंकि मेरी बीवी मुझे पागल करने वाली है। क्या कर सकते। वैसे अच्छी बात कही तुमने, चढ़ने में वाकई मौत है, उतरने में वाकई ही सुकून मिलता है सीढ़ियों से। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं सीढ़ियों पर चढ़ रही थी ना, मेरी हालत बुरी हो गई थी, है करते हुए चढ़ रही थी, लेकिन अब उतरते हुए मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे उतरने में मज़ा आता है, चढ़ने में नहीं। वैसे तुम्हारा कौन सा फ्लोर है? मेरा आ गया, पता नहीं अचानक लिफ्ट को क्या हुआ, अभी तो मैं आई थी, अभी ख़राब हो गए। बस 5 मिनट के इंतज़ार करो, जब मैं यहाँ से पूरी तरह से नीचे उतर जाऊँगी लिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, क्या तुम मैकेनिक हो क्या? यही समझ लो, इस लिफ्ट की आजकल मैं मैकेनिक बनने वाली हूँ। जब जब तुम मुझे देखोगी ना सीढ़ियों में, तब तब समझ लेना तुम्हारी लिफ्ट ख़राब है। सही है, जब मैं नीचे उतरूँगी तो तुम्हारा लिफ्ट सही हो जाएगा। ओ, पूरी दिन बहुत काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है, यहाँ तक कि विनीता भी देखती तो आके उसे अपनी दी को कहती है, दिस इज़ नॉट फेयर दी, आप कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। क्या ज़्यादा कर रही हूँ? उसने कम किया है। इससे पहले वो कुछ और कहती तो उसकी गर्लफ्रेंड वो A5 मतलब मंगेतर ऑफिस में आती और सीधा आके उसे हक करती है। हक करते कहती, बेबी तुम उसे छोड़ क्यों नहीं जाते, तुम उसके साथ गई क्यों? उसे देखकर घूरते वो बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही वो जाती है उसे ढूंढने के लिए, फ़िज़ा को ढूंढने के लिए। फ़िज़ा एक काम कर रही थी, कॉपी की मशीन को शायद ठीक कर रही थी, तो उसके पास जाती कहती है, एक्सक्यूज़ मी। वहाँ पर सेक्रेटरी उसके सर पे खड़ी थी, तो उसे देखकर कहती, आप यहाँ से जा सकती हैं, मुझे इनसे बात करनी है। तो वो सेक्रेटरी उसे, बॉस की बहन है, उसे मना कैसे कर सकती है? तो वो वहाँ से चली जाती, तो कहती, हाँ क्या बात है साली साहब, इतना गुस्से में क्यों? आपकी बीवी की एक्स आई है। क्या मतलब, कहाँ आई है? ऑफिस में। अच्छा, वो टाइम देखती है तो कहती है, मेरा ऑफ हो चुका है, अब मेरी वाइफी वाला स्टाइल आने वाला है। थैंक यू सो मच बताने के लिए, आई लव यू मेरी साली। ये कहकर वो भागते हुए उसके केबिन में घुसती है, और जैसे ही इसके केबिन में घुसती है, अभी तक उस लड़की ने उसे हक करके रखा था, लेकिन हाँ, रोशनी ने उसे हक बैक नहीं किया था। वो सीधा जाती उसके कॉलर से पकड़ती, हाँ उसने सूट पहना था, उसकी कॉलर से पकड़ के उसे पीछे करती, वो कहती, एक्सक्यूज़ मी, शी इज़ माई वाइफी, और मेरी बीवी को मेरे अलावा कोई टच करे ये मुझे पसंद नहीं। और स्वीट हार्ट, तुम्हें अगर उसे हक नहीं करना था तो उसे दूर तो कर सकती थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, तो मैं इस वक्त तुम्हारी बीवी के तौर पर तुम्हारे ऑफिस में आई हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे ऑफिस वालों को पता चले कि तुम मेरी बीवी हो। ओके, उन्हें नहीं पता चलेगा, डोंट वरी, इस बात की मैं कंफर्म करती हूँ, लेकिन तुम्हारे केबिन के अंदर मैं तुम्हारी बीवी बन के ज़रूर आऊँगी, ये कहूँगी मैं तुम्हें। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो सबको बता दो मैं या तुम्हारी बीवी हूँ, या फिर इस ऑफिस के केबिन में जैसे मैं एंटर करूँ वैसे मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे बीवी के तौर पर नजर आऊँ। तो शूज़ विथ यू, और ये कहते हुए सोफे पे जाके बैठती और उसको अपने सामने ही बिठाती, उसकी मंगेतर को, एक्स मंगेतर को। वो कहती, ठंड रख, यहाँ बैठ जा, कहाँ मिर्ची लगी है तुझे गले लगने के लिए? गले लगने है तो मेरे गले लग जा, आजा। वो उसे कहती, व्हाट द हेल, गेट लॉस्ट, ये क्या कर रही है यहाँ पर? अरे मुझे छोड़ो, तू यहाँ क्या कर रही है ये बता पहले। तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों की बीवियों पर नज़र रखते हुए, दूसरे को बीवी को टच करते हुए, दूसरों की बीवियों के साथ कोई बदतमीजी करते हुए? मैं तो प्यार से तुझे कह रही हूँ यार, प्यार से ले ले, वरना अगर मैं अपने ऊपर आ गई ना तो तेरे प्यार की बैंड बजा दूंगी, इतना वाट करूंगी ना तेरे, तू वाट को वाट समझाएगी। वत्ता हिल कैसे लेजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? अरे बाबू, ये प्यार का लेजा है।
फ़िलहाल तो प्यार ही है। अगर तुम चाहती हो मैं गुस्सा करूँ, तुझे यहाँ से धक्के मार के सोफे से बाहर निकालूँ, जस्ट शट अप। रोशनी कहती है, तुम यहाँ, मैंने कहा ना, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगर तुम मुझे इस केबिन में जब भी मैं आऊँ, मैं अपनी मर्ज़ी से इस केबिन में आऊँगी, तुम्हारी परमिशन की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, फर्स्ट। और सेकेंडली, जैसे मैं इस केबिन में आऊँगी, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर देखूँगी, अपने बॉस के तौर पर नहीं। दस इट, बस ये दो चीज़। इससे के बाद तुम बाहर मेरे साथ जो भी कुछ करना चाहती हो इस ऑफिस के अंदर तुम कर सकती हो। मुझे टॉर्चर, मुझे एक्स्ट्रा काम देने वाली, हाँ, काम मेरे अंदाज की होनी चाहिए, मैं कर लूँगी। अगर इससे ज़्यादा कुछ गलत काम करने का कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरी वाइफी, मेरी बीवी, याद रखना इस बात को। और हाँ, आप यहाँ क्या करें, मैं इस कंपनी की पार्टनरशिप हूँ। ओह, तो ये है घंचू जिसकी वजह से तुम इतनी बर्बाद हो चुकी हो। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट द हेल। तुम्हें 10 दफ़ा गेट लॉस्ट माई केबिन। पहले मेरी दोनों चीज़ों के लिए माँ कर दो, फिर मैं कुछ कहूँगी। फिजा चुप, वो उसे देखती, फिर उसे कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैंने तुमसे कहा था ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमें कुछ दिनों के लिए यूके जाना है, तकरीबन 10 दिन के लिए। नहीं जा सकती मेरी बीवी, बिल्कुल नहीं जा सकती। हाँ, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मेरी बीवी नहीं जा सकती। और उसे कहीं भी आने जाने के लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है और तुम होती कोई नो कि मैं तुम्हारी परमिशन लूँ। हाय, हाँ ये भी ठीक कहा तुमने। रुको एक मिनट। वो आती है सीधा, जिस चेयर पर वो बैठी थी उस चेयर को घुमाती है। उसके माथे पर जो कुछ भी नहीं था, ना माथे पर कुछ था, ना मंगलसूत्र पहनी हुई थी। तो वो क्या करती है, अपनी जेब से एक बॉक्स निकालती है, उस बॉक्स से सिंदूर के बॉक्स निकालती है, उससे सिंदूर लगाती है और फिर उससे मंगलसूत्र पहना के कहती, शायद तुम ये लगाना भूल के आ गई है स्वीटहार्ट, ये जानबूझ के नहीं लगाई तो कोई बात नहीं। जब जब तुम भूलोगी तब तब तुम्हें मैं इसी ऑफिस के अंदर, इसी केबिन के अंदर तुम्हारे ये मेरा काम करती रहूँगी। जिस दिन तुम खुद से ये काम करने लगी ना, तो आई प्रॉमिस मेरे जेब में ये दोनों चीज़ें तुम्हें नज़र नहीं आएंगी। लेकिन जब तुम्हें यहाँ देखूंगी बिना सिंदूर बिना मंगलसूत्र के, तो मेरे जेब से ये दोनों चीज़ें निकलेंगी तुम्हारे अंदर, तुम्हें समाने के लिए, मतलब तुम्हें सिंदूर लगाने के लिए और तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए। और अब मैं मिस्टर तुम्हें बता दूँ, मिस क्या नाम है तुम्हारा वैसे? अभी तक मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। टीना। ओह, तो मिस टीना। हाँ, तो मैं आपको बता दूँ मिस टीना, ये मेरी बीबी है। और हाँ, आप भी शायद भूल चुके कि आप शादीशुदा हैं, मेरी बीबी है। तो इस लिहाज से आपको हर जगह जाने के लिए मेरे से परमिशन तो लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी चीज़ के लिए तुम्हें नहीं रोकूंगी, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। लेकिन इस कंजूरी के साथ में तुझे जाने नहीं दे सकती यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। ये कहो तो मुझ पर भरोसा नहीं। नहीं, माँ कसम, मेरी माँ जो मर चुकी है उसकी कसम खा के कहती हूँ, तुम पर 100% भरोसा है, 100 से 100% भरोसा है। तो 100% ही मैं तुम्हें से ये कहूँगी, तुम किसी के साथ भी जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस कनकजूरी के साथ मैं तुझे अकेले जाने नहीं दे सकती, ये मेरी प्रॉब्लम है। बाकी तुम समझदार हो। मेरा नाम है, मुझे कनकजूरी कहना बंद करो। ओके मिस टीना, बस इतना ही कहना, मेरी वाइफ तेरे साथ कहीं नहीं जाना, इसलिए ज़रा सोच समझ के बात कहना, ओके? तो वाइफी इससे पहले वो कुछ और कहती, तब उसके सेक्रेटरी भागती होती, मैम। हाँ क्या हुआ? ओ, सीता अग्रवाल आई हुई। सीता, ओ सॉरी मैम, सीता बॉय आई हुई है। वो जैसे ही नाम सुनती है तो उसके भी कान खड़े हो जाते फिजा के। वो यहाँ क्या करने आई है? मैंने यही तुम्हें बताने के लिए कहा आया था कि फिर सीता उबराय तुमसे मिलना चाहती है, पर मैंने उन्हें मना किया, फिर भी वो यहाँ आ गई हमारी कंपनी को बर्बाद करने के लिए। और क्या चाहिए उन्हें? वो यहाँ क्यों आई है? वो आपसे मिलना चाहती है, बाहर वेट कर रही है वेटिंग जोन पर। अगर आप फारिग हैं तो उनसे कहो वेट करें, मैं फारिग नहीं हूँ। तो फिज़ा को गुस्सा तो बहुत आता है कि उसकी नानी को कोई वेट करने के लिए कह रहा है, लेकिन क्या कर सकती है, वो उसका ऑफिस है, वो बॉस है, वो कुछ भी कर सकती है। तब फिज़ा कहती है, अच्छा तो मैं चलती हूँ। अच्छा रुकोगी नहीं तुम? अभी तुम रुको, ये मुझे किस करेगी, ये तुम्हें कुछ करेगी नहीं स्वीटहार्ट। वो उसकी कमर को करीब पकड़ के अपने करीब करके कहती है और उसे हक करके ही गहरी सांस छोड़ती है उसके नेक के पास और कहती है, इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम शादी को बहुत इम्पोर्टेंट देती हो, इतना इम्पोर्टेंट देती हो ना कि मुझे पता है। और तुम्हारे आसपास अगर कोई और भी आए ना तो उसे भी तुम अपने पास आने नहीं दे सकती मेरे अलावा, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ।
और कोई गैर इंसान तुम्हारे पास नहीं आ सकती, इतना तो यकीन तुम पर रखती हूँ। और हाँ, इस खजूरे को तो तुम्हारे पास आने ही नहीं दे सकती स्वीट हार्ट। तुम जैसे भी हो सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। ये कहते हुए अपने मोबाइल को साइड में रखती है और वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही आती है तो वो कहती है तुम मुझे फ़ोन कर रही है और मैंने कॉल उठाया तो बात नहीं कर रही। तो वो नीलम के पास आती, सीधा नीलम के पास आती। नीलम और वो लोग एक कैफेटेरिया में बैठे थे, उनका थोड़ा ऑफ था, वो बैठ के बातें कर रहे थे। तभी फ़िज़ा की कॉल आती, तो फ़िज़ा की कॉल तो यस करती लेकिन फ़िज़ा बात नहीं कर रही थी। तो वो कहती रुको, नानी आई हुई है तो मुझे उनकी बातें सुननी है। देखो, उसका पहले मैंने उस खजूर की बातें सुननी है। तब वो कहती है रोशनी से, देखो रोशनी, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती। मुझे ऐसा क्यों लगता है पता नहीं, कैसे किसी ने तुम्हारे इस्तेमाल करने के लिए भेजा या तुम्हें बर्बाद करने के लिए भेजा। अच्छा गधी, तुझे तो मैं खुद बर्बाद कर दूँ, तू मेरी बीवी को बर्बाद करने का सोच रही है। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मिसिस उग्रवाई क्यों आई है ये पूछो। मैंने उन्हें मना किया, मैंने उनसे सख्ती से भी मना किया है। इसने मेरी नानी के साथ बदतमीज़ी की है, इसकी ऐसी की थी। लेकिन तुमने उनसे बदतमीज़ी क्यों की? तुम्हें नहीं पता वो कि सीनियर है और बड़ी है हमसे। देखो रोशनी, तुम इन चीज़ों को मानती हो, तुमसे बड़ी है, ये है वो है, लेकिन उसने तुम्हारी कंपनी को कई दफ़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कई दफ़ा तुम्हारी कंपनी के टेंडर उसने चोरी चुपके से हासिल करने की कोशिश की है, बेईमानी की तरीके से की है। और तुम्हारी कंपनी को खुद अपनी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहती है, कई बार कर चुकी है, लेकिन हमारी वजह से ये रुक चुका है। अगर ये इस तरह चलता रहा ना तो हमारी कंपनी ज़ीरो पर आ जाएगी। मैंने फिर भी कहा है उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी। उनसे बदतमीज़ी इसलिए नहीं करनी क्योंकि वो उम्र में और ओहदे में मुझसे बड़ी हैं। वो मेरी अम्मी की मोम की मेरी नानी की एज की है, यानी कि ये कहना बेटर रहेगा मेरी नानी एंड दादी की एज की है। और उनसे बदतमीज़ी करने के लिए मेरी मोम ने मुझे सिखाया नहीं है। तो आइंदा से ये बदतमीज़ी करना मत। और अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहती उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से अंदर ले आओ, बिना किसी बदतमीज़ी के। और हाँ, उनके से पूछेगा उन्हें क्या चीज़ खाना पसंद है, तो वो आके अपने चेयर में बैठ जाती। थोड़ी देर बाद मिसेस ओबरॉय आती है, उनके सामने बैठती है। उनके इधर देखकर एक पल के लिए खड़ी हो जाती है, उन्हें ग्रीट करती है, मिसेस ओबरॉय आप यहाँ, हमारी कंपनी में हैरत की बात है। हैरत तो होनी नहीं चाहिए बच्चा, क्योंकि मैंने तो कई दफ़ा आने की कोशिश की, लेकिन लगता है किसी को हमारा आपके पास आना पसंद नहीं है। वो उस टीना की तरफ देख कर कहती है, तो उसकी तरफ देख कर ही रोशनी कहती है मैं इनकी तरफ से एक्सक्यूज़ करती हूँ, उन्हें बस हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपसे शायद बदतमीज़ी की। बाकी आपसे बदतमीज़ी करने का हमारा कोई इरादा नहीं, प्लीज़ बैठिए। तो बैठ जाती तो कहते हैं कैसी हो तुम, सुना है तुम्हारी शादी हो गई और तुमने हमें इन्विटेशन नहीं दी। मुझे जहाँ तक मुझे पता है कोई अपने दुश्मनों को कोई भी इन्विटेशन देता नहीं है। तुम मानती हो अपने मुझे दुश्मन, तुम्हारी कंपनी का दुश्मन? मैं तो नहीं मानती। अगर तुम मुझे बुला लेती तो मैं आ जाती। अच्छा, तो क्या आपको मेरे बुलाने का इंतज़ार था? आप वैसे भी आ सकती थी। हाँ, आ सकती थी, अगर मेरी पोती को लगा ना होता। मेरी छोटी पोती, उसको एक्सीडेंट हुआ था, उसके पाँव पे लग गया था, उसे हॉस्पिटल में थे हम लोग, इसलिए ना आ पाई, वरना मैं आ ही जाती, बिन बुलाए भी मैं आ सकती तुम्हारी शादी पे। इतना तो मुझे खुद पर यकीन है। ओके, आज आप यहाँ पर आई किस लिए? एक्चुअली कुछ बात करनी थी। हालांकि ये बात तो मुझे 1 साल पहले कर लेनी चाहिए, जब मुझे ये बात बताई गई थी, तब मैंने नहीं की थी। मेरी पोती, मेरी सबसे बड़ी पोती, सॉरी मेरी नवासी, मेरी पोती को लगी लेकिन मेरी नवासी। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, 2 बेटियाँ हैं। तो मेरी 2 बेटियों के एक बेटी है। हाँ, मुझे पता है आपके बारे में सब कुछ। आप इस तरह डिटेल में मत बताइए। आपकी बड़ी नवासी के बारे में बात करें, जो इस वक्त यूएसए में कुछ पढ़ रही है। नहीं, वो पढ़ नहीं रही है, वो यहीं पर है। वो पढ़ती नहीं है, बस हरकतें करती हैं। ओके, तो आप चाहती क्या मुझसे? क्या आप अपनी पोती के लिए कोई जॉब की अप्लाई करने चाहती है मेरी कंपनी में, ताकि मुझे बर्बाद करने में आपको और ज़्यादा मज़ा आ जाए? अरे नहीं, ये कैसे कह सकती हो तुम? मेरी पोती को, तुम मेरी नवासी को तुम्हारी कंपनी में काम करने की ज़रूरत नहीं। वो इतनी बड़ी कंपनी की है, इतने बड़े कंपनी की नवासी है, तो वो उसे किसी और कंपनी में काम करने की ज़रूरत ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मेरी नवासी ने मुझसे ये कहा था 1 साल पहले, जब मैं उससे मिलने गई थी। हम लोग की एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्ट है, याद जी, डील हुआ करती थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल चुका था और तुम्हें नहीं मिला था। तब मेरी नवासी ने मुझसे एक बात कही थी, इस दुश्मनी का फ़ायदा क्या?
बहुत जल्दी मेरी नानी को याद आया इस बात को, जब मैं इसकी बीवी होगी तब। उन्हें थोड़ी पता है कि तो तुम्हारी बीवी है। हाँ ये भी ठीक है, बात सुनने को दो, खामोश रहो। तो वो लोग सुनने लगते। तब मेरी नवासी ने मुझसे कहा था, मेरी नवासी मेरी जान, उसने कहा था कि इस दुश्मनी से क्या मिलेगा आपको, नुकसान से नुकसान होगा। यहाँ आपका नुकसान हो रहा है, वहाँ पर उनका नुकसान हो रहा है। तो एक रास्ता चुनिए ना एक दूसरे के लिए, एक कोलैबोरेशन कीजिए, एक बिजनेस, एक डील को एक साथ अनडील कीजिए, इस कंट्री को एक साथ काम कीजिएगा। फिर देखिएगा अगर आप लोग के दिमाग, और मुझे ऐसा लगता है नानी आपका दिमाग कुछ ज़्यादा उससे मिलता है, या वो बिल्कुल आपके दिमाग की तरह सोचती है। आप तो खुश होना चाहिए कि आपको कोई इज्जत कर रहा है, मतलब आपकी देख कर काम कर रहा है, लेकिन आपकी तरह ही काम कर रहे हैं। अगर मैं उस लड़की को जानती नहीं हूँ जो आपके साथ रैगुन बन चुकी है, लेकिन इतना जान चुकी हूँ, और 50-50 और आप दोनों के बीच में है ना, एक ज़्यादा वो आप है ना एक ज़्यादा वो है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बराबर हैं। अगर 100 के साथ 100 कहूँ तो तब भी, 50 के साथ 50 कहूँ तब भी, आप दोनों ही इक्वल सोचते हैं। अगर जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है तो वहाँ पर उसकी सोच शुरू होती है, जहाँ उसकी सोच ख़त्म होती है वहाँ आपकी सोच शुरू होती है नानी। तो ऐसा कीजिए ना, एक डील कीजिए एक दूसरे से, वो पार्टनरशिप कीजिए, आप उनके साथ हाथ मिलाइए, आगे जाकर आप लोगों को ही फ़ायदा होगा, आपकी कंपनी को। ये कहूँ ओबरॉय वर्सेस गरेवाल कंपनी, दोनों को ही फ़ायदा होगा इससे। तो आप भी, तुम बहुत इंटेलिजेंट बात करती हो, तो फेल कैसे हुई? अरे नानी मेरे फेल होने को छोड़िए ना, आप सोचिए मैंने जो कहा है आपको, इतनी देर मत कीजिए, कल जाइए, आज जाए, परसों जाइए, ये बात कीजिए, देखिए इसका जवाब क्या होगा। हो इनकार कर देगी, हाँ थोड़ी कहेगी हाँ ये भी ठीक है। इतने सालों से आप लोगों की दुश्मनी चल रही, इतने सालों से आप लोगों के बिजनेस के तौर पर ये चीज़ें चल रही है, लेकिन आपकी दुश्मनी हुई क्यों मुझे नहीं पता चला आज तक। एक्चुअली बात ये है, तुम्हारे नाना और तुम्हारे उस लड़की के नाना मतलब दादा दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हम लोगों की फैमिली में आना जाना भी हुआ करता था। हाँ तो प्रॉब्लम यहाँ हुई कि तुम्हारे पापा को उनकी बेटी ने पसंद किया था। जब तुम्हारे पापा मेरी बेटी से मिले नहीं थे, मुझे नहीं पता था मेरी बेटी किसी को पसंद, एक ही कॉलेज में सब पढ़ते थे, तो वहीं पर तुम्हारे पापा को वो पसंद करने लगी थी, गरेवाल की बेटी। ओके, फिर तुम्हारे पापा ने जब उससे प्रपोज किया तो तुम्हारे पापा ने सख्ती से उसे मना किया था, उसने ये सुसाइड किया था। फिर जब उन्हें पता चला कि मेरी बेटी की वजह से उसने सुसाइड किया, तब से तुम्हारे और उनके पापा की हमारे बीच में जंग छिड़ी हुई है, बिजनेस जंग। पहले पार्टनर थे, फिर पता नहीं क्यों एक इंसान के आने की वजह से ये दुश्मनी कभी ख़त्म हुई नहीं। अच्छा, तो उसका फ़ायदा उठा रहे थे वो लोग, बहुत अच्छी तरह उठा रहे थे बेटा फ़ायदा। इनसे फ़ायदा ये हुआ कि दो दोस्त जो जानी दुश्मन बन चुके हैं और उनकी कंपनी अलग हो चुकी है, और उनकी कंपनी की बर्बादी के पीछे ये वो तो इस दुश्मन का नाम क्या है? बता नहीं सकती, ये पर्सनल है, लेकिन तुमने जो ऑफ़र किया उसके बारे में सोचूंगी। हाँ, सोचते सोचते आपको 2-3 साल तो लग ही जाएंगे, सोचती रहिएगा। और वाकई मेरी नवासी ने सही कहा था, मुझे 2-3 साल नहीं 1 साल ज़रूर लगी ये सोचते हुए, लेकिन कुछ लोगों ने हमें करीब आने ही नहीं दिया। हम जब भी तुम्हारी कंपनी में आके तुमसे मिलने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग आके हमारे रोक देते हैं। आज हम खुद से पर्सनली तुम्हारे ऑफिस में आए, जब हमें पता चला कि तुम ऑफिस में हो, इसलिए हम आए, वरना हर दफ़ा आते ही हमें ये बाहर से ही ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि आप हैं नहीं इस ऑफिस में। तो आपकी शादी क्या है मुझसे? आप अपनी नवासी की बात पर कायम होकर आइए कि मेरे साथ डील करेंगी। बुराई क्या है बेटा डील ना करने में? हमारे जिससे पुरानी दुश्मनी ख़त्म हो तो ख़त्म होनी चाहिए अच्छी तरह। और वैसे भी तुम्हारी पुप्पी आजकल बहुत खुश है अपने ससुराल में, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। ये तो पुरानी चीज़ें हैं, वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही है, तुम भी अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकती हो। और ये बिज़नेस जो बर्बादी की तरफ तुम्हारी जा रही है तो तुम्हें कुछ फ़ायदा मिलेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे आपकी इस ऑफ़र से इनकार है। जिस इंसान ने मेरे घर मेरी फैमिली को हट किया, मैं उससे दोस्ती तो नहीं कर सकती। लेकिन बात तुम्हारी नहीं है, बात तुम्हारी नानी दादा या कभी होते तो उनकी होती, बात तुम्हारी नहीं होती। लेकिन ये जंग तो पुरान से चल रहा है ना, मेरे दादा के टाइम से। तो आप कैसे सोच सकते कि आपकी नवासी के कहने पर मैं आपसे कोलैबोरेशन करूंगी, आपके साथ कोई डील पर काम करूंगी पार्टनरशिप के तौर पर? ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, आपको इज्जत दे सकती हूँ, आपकी खातिरदारी कर सकती हूँ, लेकिन आपके साथ पार्टनरशिप कभी नहीं कर सकती। क्या पता पार्टनरशिप के बहाने में आप मेरी पीठ पर वार करने लगे। तुम अब तक हमें जान ही नहीं हो बेटा,
अगर जान जाती तो ये बात नहीं कहती कि मैं तुम्हारी पीठ पर वार करती। अभी तक ओबरॉय में इंसान पैदा नहीं हुआ है जो किसी के पीठ पर वार कर सके। समझ में आई? और ना कभी करेंगे। हम आगे से वार करने वालों में से, पीछे से नहीं। हाँ, ये ऑफ़र तुम्हारे लिए है। जब तुम चाहो तुम इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना। हमारे ऑफिस के, हमारे घर के, हमारे दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। उस दुश्मनी को बढ़ाना क्या, जिस दुश्मनी को करने वाले ही नहीं रहे, ना मेरे हस्बैंड रहे, ना तुम्हारे दादाजी रहे, तो इस दुश्मनी को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपके दामाद जी इस दुश्मनी को बढ़ाना चाहते हैं, और उसकी गलती नहीं है। कुछ चीज़ें तुम्हारी तरफ से ही शुरू हुई थी, तब मेरे दामाद जी ने ये सब किया था। मैंने उन्हें रोक दिया। अब उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अच्छा, कल को एक डील हुई थी, उस डील में हमारी सिर्फ 1% का कम पेश की था। तो ये आप कह सकते हैं कि किसने बेईमानी की है? नहीं कह सकती, क्योंकि मैं ईमानदारी में बिलीव करती हूँ। अगर मेरे दामाद ने इसमें कोई बेईमानी की है ना, वादा करती हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुमसे खुद से लिया है, मतलब जीता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे दामाद यानी कि कपूर ने ये हरकत की है, किसी को रिश्वत दी है, किसी को पैसे दिए तुम्हारे टेंडर को हासिल करने के लिए, ये वादा रहा मेरा मिसेस ओबरॉय का तुमसे। अगर मुझे पता चला मेरे दामाद ने ये किया है, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खुद तुम्हें दूंगी। ये लीजिए, आपको सबूत चाहिए ना, तो ये लीजिए। और उस एक इंसान को अंदर बुलाती है। जैसे वो इंसान अंदर आता है तो कहता है कि हाँ, मिस्टर कपूर को मैंने ही ये बात कही की थी कि हम लोग इतने पैसे में टेंडर डाल रहे हैं। तो वो सिर्फ सुनती है, तो कहती ओके, तो ठीक है, आज ही के आज तुम्हें वो फाइल मिल जाएगी जिस कॉन्ट्रैक्ट की तुम बात कर रही हो। बाकी मैं कुछ कहूँगी नहीं। और हाँ, मेरा ऑफ़र अब भी तुम्हारे पास है, सोच के बताना। ठीक है, चलती हो। और हाँ, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। जितना तुम्हारे बारे में सुना है उससे कई ज़्यादा तुम्हारी तारीफ़ करने को दिल करता है। लेकिन तुम गलत संगत में बैठ रही हो, गलत संगत की बातें सुन रही हो। अगर तुम अपने दिल की और अपने दिमाग की सुनोगे, तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। इससे पहले कुछ कहती हूँ, वहाँ पर उसका चाचा आ जाता है, और जैसे ही चाचा आता है उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप लोग फिर से मेरी बांजी को उकसाना चाहती है? मेरी बांजी से धक्के देकर से बाहर निकालो। इससे पहले वो कुछ कहती, वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड जैसे उन्हें हाथ लगाने लगते, तब रोशनी कहती कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है। इस ऑफिस में बॉस मैं हूँ, और मैंने अब तो आप लोगों को बुलाया ही नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। गेट लॉस्ट माई केबिन राइट नाउ। और जिस तरह से कहती है, सब के सब बाहर चले जाते हैं। और फिर अपने चाचा की तरफ देखकर कहती है, आपको पता है ना दादाजी ने क्या कहा था? अगर दुश्मन भी हमारे घर आए तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसको बेइज्जत करके घर के दहलीज से बाहर फेंकनी चाहिए। और ये ऑफिस भी मेरे घर के हिसाब है, और मैं अपने घर में किसी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप भी ना करें तो बेटर रहेगा चाचा जी। और रही बात आपकी इस बात में, अपने चाचा की बदतमीज़ी से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बस इतना कहना है। और हमारी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। दुश्मनी तो चलेगी, लेकिन दोस्ती नहीं हो सकती। मैं इस बात का इंतज़ार करूँगी कि कभी ना कभी ये हमारी दुश्मनी ख़त्म हो। चलते हैं हम। और हाँ, जिस तरह तुमने मेरी बेइज्जती करने की सोची है ना, तुम्हारी सोच रही है। तुम्हारी तरह ये बच्ची नहीं है, न तुम्हारे बाप था, क्योंकि तुम्हें उनको भड़काने में जो मज़ा आ रहा था ना। और हाँ, तुम्हारे पापा जो इस कंपनी के 50% होल्डर हैं, तो तुम्हें बता दूं बेटा, जिस जगह पर तुम खड़ी हो ना, वो जगह भी मेरे हस्बैंड की दी हुई है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पापा ने जो बेईमानी करके, जो दुश्मनी करके ली है हमारी से जगह, उससे मैं एक झटके से निकाल दूँ। क्योंकि तुम लोगों की कुछ चीज़ें मेरे पास सेफ़ है, और सेफ़ रहने भी तो बेटर रहेगा। इस बच्ची को ज़्यादा मत उलझाओ, वरना तुमको उलझ जाओगे। जिस दिन इस लड़की को कोई सही रास्ता दिखाने वाली मिल गई ना, उस दिन वो तुम लोगों की भी नहीं सुनेगी, याद रखना। चलती हूँ। और हाँ बेटा, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, आती रहना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो वो गुस्से में खड़ी हो जाती है। फिज़ा, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नानी के साथ बदतमीज़ी करने की? तो नीलम उसका हाथ पकड़ के बिठाती, कहती देख, उन्होंने बदतमीज़ी की है, तेरी बीवी ने तो नहीं की है ना। जैसे ये सुनती तो उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है, इतनी बड़ी स्माइल। तो कबर कहती, हाय कोई तो रोक लो, इतनी बड़ी स्माइल, सोचा नहीं था इतनी बड़ी स्माइल करेगी तू। कह तो तुम सही रही हो,
तो क्या ये किसी की याद की कठपुतली बनी हुई है? देखो रोशनी, देखो फिज़ा, हमने उसे कभी देखा नहीं, हम फर्स्ट टाइम उससे मिले, और मिले भी तो ऐसे तुमने उससे शादी करके घर में ले आई हो। अब तुम क्या करना चाहती? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसे अपने बारे में बताना है। अच्छा, जैसे तुम उसे बताओगे वो तुम्हारी आरती उतारेगी, कहेगी हाय ये मेरी बीबी जी, हम लोग तुम दो एक दूसरे से प्यार करेंगे, हमारे प्यार है तो ये धक्के मार के तुम्हें ऑफिस से निकाल लेगी और तुम्हारे घर में कदम नहीं रखेगी। लेकिन मैं झूठ के ब्याह पर रिश्ता कायम नहीं कर सकती। मैं उससे प्यार करती हूँ, सच्चा मोहब्बत करती हूँ, तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि उसे तकलीफ़ हो बाद में। हाँ, मैं कोशिश करूँगी उसे बताने की, अगर उसने सुना नहीं तो उसकी प्रॉब्लम है। ये कहते हुए वो लोग अपने अपने कामों पे लग जाते हैं। वो जाती है केबिन में तो नॉक नॉक करती है, जैसे ही नॉक करके अंदर जाती तो देखती है वो अकेली बैठी है। तो कहती तुम यहाँ? मैंने नहीं कहा था। उसकी चेहरा देखकर उसे लगता है कि वो बहुत थक चुकी है। हाँ, मैं अपना मोबाइल भूल गई थी, उसे लेने आई थी। वो मोबाइल लेती बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। तो फिज़ा रोशनी के चेहरे पर एक स्माइल आती है, लेकिन जैसे ही वो पलटती है दरवाजे के पास आके फिर से अंदर आ जाती, कहती हाय ये स्माइल देखना था। अब मेरी थकान, मेरी जो सुस्ती थी वो चली गई। इसी तरह स्माइल करती रहो, ओके? और हाँ, अच्छा लगा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, इसी तरह रहना। हाँ, कुछ लोगों की याद की कठपुतली बनी, उसे छोड़ दो। और मुझे तुम्हें कुछ कहना है, मुझे गेट लॉस्ट। अरे मुझे अपने बारे में तुम्हें कुछ कहना है, गेट लॉस्ट। तो जैसे ये कहते हो वो वहाँ से चली जाती है। ऑफिस ऑफ होती है तो घर के लिए निकलती है, तो वो अपने घर की तरफ रास्ते की ड्राइविंग करने लगती है। तो उसके पीछे से आवाज़ आती है स्वीट हार्ट, हमारा रास्ता लेफ्ट है, राइट नहीं। और जैसे ही एक झटके से ब्रेक लगाती है, उसकी बहन टुकते टुकते रहती है। तो पलट के देखती है, कहती जी आप यहाँ? अरे वाह साली साहिबा, आपने तो हमसे रिश्ता जोड़ लिया, थैंक यू सो मच मुझे ये नाम देने के लिए। और हाँ, बाय द वे आपको बता दूँ, आपकी रास्ता इस तरफ नहीं है, आपका रास्ता इस तरफ है, सीधा रास्ता ले लीजिए ना, क्यों उल्टा ले रही हैं? उल्टा रास्ता हमारा नहीं है। तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? अरे जाहिर सी बात है, गाड़ी साफ करते हुए मुझे नींद आ गई तो सो गई। तुम ऑफिस टाइम पे सो गई? नहीं, मेरा ऑफ हो गया था तब मैं आके सो गई थी, और मुझे घर भी तो जाना था। अब वो दोनों तो चले गए घर, अपने अपने घर चले गए, मुझे रह गई थी मैं, और इतना लंबा सफ़र। गेट लॉस, उतरो मेरी गाड़ी से। लेकिन दी हम जा तो एक ही घर पे है, तो तुम्हें किसने कहा मैं इसके घर पे जा रही हूँ? एक्सक्यूज़ मी, वो क्या है ना स्वीट हार्ट, उसके पास आके कहती फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा मंगलसूत्र, तुम्हारा सिंदूर तुम्हें ये कह रहे कि तुम शादीशुदा हो। अब सीधा रास्ता लो और मेरे घर की तरफ हमारे घर की तरफ मोड़ लो, हमारा घर हमारा इंतज़ार कर रहा है। अगर तुम नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं ड्राइविंग करती अच्छी आती है मुझे। जस्ट शट अप। और एक झटके से गाड़ी को लेती है, वो आगे आते थे रह गई थी। कहती हाय बेबी, मेरा फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी बहन भी बैठी है गाड़ी में, ज़रा उसका सोच लो। चाहे तो तुम मुझे गाड़ी से धक्का दे के भी निकाल दो, फेंक दो गाड़ी, चलती हुई गाड़ी से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपनी बहन के बारे में ज़रूर सोचो। ये जब सुनती है तो वो गाड़ी की स्लो कर देती, और वाकई एक झटके से उसकी गाड़ी को, वो अपनी गाड़ी को उसके फ्लैट के नीचे लाकर खड़ी कर देती। हाँ, ये है हमारी मोहब्बत का ना, हमारा आशियाना। और तुम पता नहीं कहाँ जा रही हो कांटों पे सोने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर फूलों का बंदोबस्त किया और तुम वो कांटों में जाने के लिए, कैसा सही बात है। हो गया तुम्हारा, अब इस गाड़ी को पार करना है। हाँ तो करेंगे ना, वॉचमैन किस चीज़ का भला है? तो वॉचमैन को आवाज़ देती, वॉचमैन आता, उसके हाथ में 3-4 बैग थे। कहते मैम आपके सामान भी आ गए, और ये लीजिए आप, ये गाड़ी साइड में लगा दो। तो कहती ये क्या, भूख नहीं लगी है? खाना तो मैंने बनाया ही नहीं होगा, दोपहर को तुमने खाना खाया भी नहीं है, और मैंने भी नहीं खाया, मुझे भी भूख लगी है। तो जब घर के अंदर आते तो तीनों ही थे, तो खामोशी से खाने लगते हैं। तो कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अपने बारे में तुम्हें कुछ कहना है, बाद में तुम्हें ये ना लगे कि तुमसे कोई बदमाशी, कोई दुश्मनी की वजह से मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ अपने बारे में, मैं कौन हूँ A to Z में तुम्हें बताना चाहती हूँ, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे A to Z में। देखो हनी एंड स्वीट हार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि मेरा नाम, मेरा सरनेम, मैं किन की बेटी हूँ, किन की पोती हूँ, किन की नवासी हूँ, वो सारी बातें बताना चाहती हूँ, पर मुझे सुनना नहीं है। ओके सुनो, वो आती है अपनी साली के सामने और कहती है देखो विनीता, तुम्हारे सामने तुम गवाह हो, और अपने दोस्तों को कॉल लगा कर वीडियो कॉल करती है, ग्रुप वीडियो कॉल। हाय गाइस, मैं इससे कुछ कहना चाहती हूँ अपनी बीवी से, लेकिन मेरी बीवी मेरा सुन नहीं रही है। तुम दोनों गवाह हो और उसकी बहन गवाह है, और ये खुद भी गवाह है कि मैं अपने बारे में A to Z बताना चाहती हूँ, लेकिन इसे इंटरेस्ट नहीं है। और बाद में अगर इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मुझ पर चीट होने का इल्ज़ाम लगाया, तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सच के साथ ही चलना चाहती हूँ। मैं अपने रिश्ते में झूठ लाना नहीं चाहती।
इसलिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ, लेकिन ये सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या करूँ। हाँ, बाद में अगर जब तुम्हें मेरे बारे में पता चले तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मेरे कसूर नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वट ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तब वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। तो उसकी बहन कहती है, आप मुझे बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं दी से। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ, देखो विनीता, मुझे झूठ पसंद नहीं है, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तो मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन इस वादे के साथ, इसके बाद तुम अपनी बहन को ये बातें नहीं बताओगी, क्योंकि तुम्हारी बात बहन इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम आदत तोड़ कर उन्हें बताने की कोशिश करो तब भी वो सुनेंगी नहीं। आप बताइए तो सही, बताने का तरीका मेरा ही होगा ना। ठीक है, तो सुनो। वो अपने बारे में सब कुछ बताती है तो एक झटके से खड़ी हो जाती है कि क्या आप फिज़ा कपूर हैं, ओबराय, मिसिस ओबराय की नवासी। हाँ, मैं हूँ। तो अपने बारे में A to Z सब कुछ बताती हूँ। सब कुछ सुनने के बाद बैठ जाती, कहती बाप रे, ये तो लंबा सच है। जो आपकी शादी जब तक हुई तब तक आपको पता नहीं था दी कौन है। नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। कसम ले लो, जिसकी चाहे कसम ले सकती हूँ, मेरी नानी की, मेरी मोम की, उन दोनों की कसम के अलावा मैं बाकी कोई कसम खाती नहीं हूँ। झूठी तो बिल्कुल नहीं खाती, क्योंकि मुझे जान से ज़्यादा प्यारी है अपनी ये दोनों हस्तियाँ। मोम दुनिया में नहीं है और नानी को मैं खोना नहीं चाहती, तो उनकी झूठी कसम काट नहीं सकती। तुम्हारी बहन की शादी से लेकर तुम्हारी बहन को यहाँ तक लाने तक पहली रात से मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। हाँ, ऑफिस में जाकर पता चला। इतना मुझे पता था कि मैंने जिस कंपनी में ऑफर मुझे मिली है जॉब की, वो कंपनी किसकी है, बस इतना पता था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। मैं कोशिश करती हूँ, जाओ करो, लेकिन अभी इसी वक्त करो। इसके बाद अगर तुम्हारी बहन ने मना किया तो तुम्हें मेरे सर की कसम, जो रिश्ता इज़्ज़त तुम नाम इज़्ज़त मुझे दे रही हो ना, जिस नाम से तुम मुझे पुकारी, उस नाम के लिए तुम ज़िंदगी में अभी इस बार में कभी अपनी दी से बात नहीं करूँगी, जब तक उसके सामने कोई सारी सच्चाइयाँ नहीं आती होंगी, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अभी के लिए ना, हाँ बिल्कुल, अभी के लिए जाओ। मैं जब तक ये बर्तन धो लेती हूँ। तो जाती हूँ उनके कमरे में, तो देखती हूँ लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। हाँ, वो अपने साथ अपने लैपटॉप लाई थी। तो उसकी बहन आके कहती थी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। वो जी के बारे में, देखो तुम्हें हम दोनों की इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात तो सुननी पड़ेगी ना दी, जो उन्होंने मुझे बताया। फिर वो तो सही तो कह रहे हैं कि कल को आपको पता चले तो आप लोग, मुझे पता है वो एक बहुत बड़ी धोखेबाज है, एक चीटर है, और मुझे इतना यकीन है किसी के कहने पर वो यहाँ आई है। गलत, वो किसी के कहने पर आपकी लाइफ में नहीं आई है, इतना मैं तो जान चुकी हूँ। अगर आप अभी जानना नहीं चाहते तो उन्होंने मुझसे वादा किया है, मैंने उनसे वादा किया है, अगर आज तो आप नहीं जानेंगे तो कल को मैं आपको बताने की कोशिश भी नहीं करूँगी, जब तक ये सच्चाई खुद आपके सामने नहीं आती। लेकिन आप उसे फ्रॉड नहीं कह सकते, ये बात तो मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि वो आपको बताना चाहती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहती। मुझे कुछ सुनना नहीं है उस धोखेबाज लड़की के बारे में। तुम जाओ, आराम करो, रात बहुत हो चुकी, सो जाओ। ये कहते उसे अपने कमरे से बाहर निकलती, तब वो तक अपने हाथ को पोंछते हुए फिजा एक स्माइल करते हुए कहती, क्या हुआ, सुना तुम्हारी बहन ने, तुम्हारी बहन ना एक नंबर की डी जी, अरे एक नंबर की ईगोइस्टिक है, एक नंबर की अकड़ू है, एक नंबर की ये है, लेकिन है मेरी बीवी, मैं जानती हूँ उसे, मुझे पता है वो सुनने वालों में से नहीं। तो टेंशन ना लो बच्चा, तू जाके सो जा। जब तक ज़िंदगी में रहा ये सच देखते, कब तक तुम्हारी दी के सामने आएगा मेरा सच। तो क्या आप अपने घर वापस नहीं जा सकती? देखो, मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे नफ़रत है उन लोगों से। हाँ, अपनी नानी से बेतनाशा प्यार है, लेकिन कुछ गलतियाँ आपकी थी, कुछ गलतियाँ उनकी थी। आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए। अब सामने से वो आपसे प्यार से बात कर रही हैं, वो वीडियो कॉल पर सब दोनों सुन रहे थे। नीलम, कंवल तो हैरान थी, एक छोटी बच्ची उसे समझा रही है। तो फिज़ा कहती, अच्छा तुम्हारी एज कितनी है? क्या मतलब, बोलो बोलो, तुम्हारी एज कितनी है? आई एम 20, मैं 20 की हूँ। हाँ हाँ, 20 की हो। और तुम्हारी दी की एज? इसका क्या मतलब है? बता बता। वो 26 की है। हैं? वो 26 की है तो मैं तो 23 की हूँ यार। मुझसे, एक मिनट, 26, एक मिनट, 23, 24, 25, 26, मुझसे 4 साल बड़ी है तुम्हारी बहन। यानी कि वो मुझसे बड़ी है, यानी कि मैं उससे छोटी हूँ। वाओ, व्हाट अ प्रेटसन जोड़ा, अच्छा जोड़ा है। सीरियसली आपने मेरी एज क्यों पूछी और उनकी एज? अरे देखो, तुम्हारी दी 26 की है ना, लेकिन उसमें समझ में नहीं है जिस समझ की तुम बात कर रही हो, जिस तरह समझदारी तुम बात कर रही हो, उसी तुम हो नहीं। नहीं, वो भी बहुत समझदार है, बस आपकी वजह से गुस्से में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। हाय,
मेरी वजह से? ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन ऑफिस में काम करना चाहिए क्योंकि दुश्मन उसके आसपास है। वो जिन्हें दुश्मन समझ रही है वो दुश्मन नहीं है, जो उसके अंदर उसके ऑफिस में काम कर रहे हैं वही उसके दुश्मन है, वही उसके जड़ों को खोखला कर रहे हैं। मुझे भी पता है कौन है। अच्छा, कौन कौन है? चाचू है और उनकी सो कॉल्ड मंगेतर, एक्स मंगेतर टीना, वो सब लोग इनकी मिली बरकत है। एक दफ़ा दादाजी ने मुझसे कहा था अपनी बहन को कभी अकेला मत छोड़ना, इनके हवाले तो बिल्कुल मत करना। लेकिन उस तक मैं छोटी थी, समझ में नहीं आया था कि दादाजी ऐसा क्यों कह रहे थे। अब समझ में आया। जाहिर सी बात है, आपने मेरे चाचा और उनकी कोई बात सुनी होगी जिसकी वजह से आपने मेरी दी से शादी की है ना? तो उसकी सर को सहलाते हुए कहते, ज़्यादा मत सोचो, जब तक मैं हूँ तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये वादा रहा मेरा फ़िज़ा का तुमसे, तुम्हारी बहन की वाइफी का। चलो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। अच्छा, तुम सारा दिन अपनी बहन के आगे पीछे घूमती, तुम्हारा कुछ करने का दिल नहीं करता? पढ़ना चाहती हूँ लेकिन दी पता नहीं क्यों और डरती है कि कहीं में हुब्राए लोग मुझे किडनैप करके उनके कोई फ़ायदे के काम ना कर लें। एक दफ़ा मुझे किडनैप किया था उन्होंने। ये नहीं हो सकता, वो ऐसी काम नहीं कर सकते, आई नो। लेकिन जिसने भी किया है उन्होंने आपकी फैमिली का नाम लिया है। अब इस बात को आप पता लगाइए कि उन्होंने आपकी फैमिली का नाम क्यों लिया। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। और ये कब हुआ था? एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्ट थी जिसमें शायद दी जीतने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो कॉन्ट्रैक्ट अचानक आपकी फैमिली को मिल गया और इस वजह से। और हाँ, और उस दिन मुझे किडनैप भी किया गया था, ये कहते हुए कि मेरी दी इस कॉन्ट्रैक्ट से अपना हाथ निकाल दे। अगर नहीं निकाला तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए। उसी वक्त दी ने बिना सोचे समझे फैसला कर लिया कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर नहीं भरेंगे। और तब से लेकर अब तक उनकी नफ़रत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। लेकिन हाँ, इतनी है कि वो आपकी नानी की इज़्ज़त बहुत करती है क्योंकि उन्हें अपना इंस्पिरेशन समझती है। वो जिस तरह से बिज़नेस करती है, उसका कहना है दी का कि अगर मैंने बिज़नेस करने का तरीका सीखा है 2 लोगों से सीखा है। एक आपकी मॉम से जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, दूसरी आपकी नानी से। वो दोनों ही इंस्पिरेशन है मेरी दी के। तो वो उनसे कभी भी बदतमीज़ी नहीं करेगी। अगर आपकी मोम भी होती तब भी उनसे बदतमीज़ी नहीं करती। ठीक है, बाकी मैं पता लगा लूँगी कि ये कमीनी हरकत किसने की है। तुम जाओ, सो जाओ, और तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ो, इस बार तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ये वादा रहा मेरा तुमसे। तब वो फ़ोन लेती तो कहती, हेलो, तुम हो कवल? हाँ हाँ, क्या तुझे क्या हुआ, तू कहाँ खो गई? मैं तो यही हूँ, मैंने सोच लिया कि मैं ऑफिस से मतलब रिज़ाइन कर लूँ। अच्छा, ओ क्यों? वो मुझे कॉलेज से ऑफ़र मिली है टीचर की, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ जाऊँ। कौन से कॉलेज में मिली है तुझे? तो ठीक है, आज से उस कॉलेज में मैं विनीता को दाखिल करवा दूँगी, तो तुम उसके साथ रहोगी, तुम्हें थोड़ा सा सेफ फील। कि क्या मतलब ये तू उसे पिक एंड ड्रॉप कर ले, और जो तेरी आंखों में चमक आई है ना, उससे तुझे ही फ़ायदा होगा। गुड नाइट। ऐसी कोई बात नहीं है, वो छोटी है, छोटी। हाँ तो क्या हुआ, छोटी को प्यार नहीं कर सकती क्या? तुम मेरी बहन को क्या बता रही हो? अरे उसकी आंखों में तो देख लो, तू वीडियो कॉल पर है, तू देख तो सही उसकी आंखों की चमक। जब उसने उसकी बातें सुनी तो वो तो इम्प्रेस हो गई। एक्सप्रेस नहीं होता, इम्प्रेस होता है। हाय, वही ना तू इम्प्रेस। मैं फ़ोन रख रही हूँ, बाय। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। आई लव यू सो मच गाइस। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। या हो सके आज मैं माफिया क्वीन सीज़न 3 को फिर से लॉन्च करूँगी, मतलब फिर से उसकी स्टोरी अपलोड करूँगी, फिर से नए सिरे से करूँगी। हो सके तो आप लोगों को पसंद है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कोशिश करूँगी रिकॉर्डिंग करने की। अगर आपको मिला तो इस सीज़न की शुरुआत होगी, अगर आपको नहीं मिला तो कुछ दिनों बाद आपको मिल ही जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।